हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम प्राइम मूविंग फोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने इंडस्ट्री को क्यों ऑप्ट किया था एज अ प्राइम मूविंग फोर्स, ये भी हम कर चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पे इंडिया को ज़रूरत थी प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया ने ये बात उस टाइम पे डिक्लेयर कर दी थी कि जो अब हमारी इकोनॉमी होएगी वो प्लान्ड होएगी और मिक्स्ड इकोनॉमी होएगी। और ये वाला जो डिसीजन था ना, ये वाला डिसीजन हम इंडिया वाले इंडिपेंडेंस से 10 साल पहले ही ले चुके थे। हम पहले ही ये सोचकर बैठे थे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी उसके बाद हम प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी ही चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इंडिया में क्या चल रहा था, इंडिया में उस टाइम पे बहुत सारी रीजनल डिस्पैरिटीज थी। ठीक है, रिसोर्सेज के लेवल पे भी किसी स्टेट में कोई रिसोर्सेज है, किसी स्टेट में नहीं है। इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज भी बहुत सारी थी उस टाइम पे, जो कि बहुत सालों से चलती आ रही थी। ऊपर से जो इंडिया के लोग थे वो बहुत गरीब थे, मास पॉवर्टी थी इंडिया में। तो ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो इतने सारे इशू इंडिया में चल रहे थे, इन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूरत थी इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग के बिना डिस्पैरिटीज को ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। बेसिकली जो इंडिया में पॉवर्टी थी, गरीबी थी, लोग इतने सारे गरीब थे, उनके साथ उनको जो गरीबी थी उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया को इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो प्लानिंग कर रही थी। वो पहले से ही ये प्लानिंग करके बैठी हुई थी कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, हम रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, उसको एलोकेट करेंगे सो दैट कि इक्विटेबल ग्रोथ हो सके, इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सके और हम पॉवर्टी को भी हरा सकें, हम लोगों की जो पॉवर्टी है उसको भी खत्म कर सकें। ये हमारे जो लीडर थे ये पहले ही डिसाइड करके बैठे थे कि हम जो अपनी इकोनॉमी को प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी बनाएंगे और इंडिया में जो गरीबी है उसको खत्म करेंगे। अब इंडिया जो था, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि जो इंडिया है वो है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि स्टेट्स को भी अथॉरिटी दी जाएगी, बट जो प्लानिंग है वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी। मतलब कि जो सेंटर है वो डिसाइड करेगा और स्टेट्स को फिर आगे अथॉरिटी देगा कि आपने कैसे अपनी स्टेट में प्लानिंग करनी है। और फिर स्टेट को टारगेट दिए जाएंगे और प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टेट वो टारगेट्स को पूरा करेगा। मतलब कि जो सेंटर है वो स्टेट्स को डायरेक्ट करेगा कि आपने कैसे अपनी स्टेट में डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है। प्लानिंग, जो प्रॉपर प्लानिंग होगी वो सेंटर करेगा और स्टेट को वो आगे फिर डायरेक्ट करेगा। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी वो और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, राइट। अब जो इंडिया का डिसीजन था उस टाइम पे वो था प्लान्ड इकोनॉमी का। ठीक है, और इसके साथ साथ इंडिया ने ये वाला जो डिसीजन लिया था ना प्लान्ड इकोनॉमी का, इसको थोड़ा मोल्ड भी करा था। मोल्ड क्यों करा था? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड में जो बाकी की कंट्रीज में चल रहा था उस हिसाब से इंडिया उस टाइम पे डिसाइड कर रहा था। क्योंकि प्लान्ड इकोनॉमी तो इंडिया पहले डिसाइड करके बैठा ही था, 10 साल पहले ही डिसाइड करके बैठा था, बट 10 सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए जब इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे जो प्लान्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट इंडिया वालों ने पहले सोच कर रखा था उसको थोड़ा सा मोल्ड करा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, के आसपास कंट्रीज में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने जो अपनी जो इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी बनाकर रखी थी उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करी। अब क्या चेंजेस करी? पहले तो इन्होंने देखा कि 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, अब ग्रेट डिप्रेशन से अभी वो निपट कर उन्होंने जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, उस टाइम पे उनके सामने जो चैलेंजेस आए उनको उन्होंने अभी पूरा किया ही था कि साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ठीक है, पहले तो ग्रेट डिप्रेशन आया, उससे अभी वो बाहर आई थे बड़ी मुश्किल से, साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसके चलते हुए जो हमारे एक्सपर्ट थे, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमी में स्टेट की इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक सिचुएशन से आप निपटते हो कि दूसरी कोई ना कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि यूएसए के साथ हुआ था। ठीक है, पहले 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, उससे अभी बाहर ही आए थे कि 39 में 10 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि इकोनॉमी में स्टेट की इंटरवेंशन होनी
ज़रूरी है। बट जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ का उस टाइम पे क्या आइडिया था, एडम स्मिथ क्या चाहता था, एडम स्मिथ कहता था नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, के इकोनॉमी में स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो एडम स्मिथ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फेवर करता था। बट जो बाकी के एक्सपर्ट थे वो बोल रहे थे कि इकोनॉमी में स्टेट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। सेकेंडली उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा, हमारे इंडियंस ने, सेकेंडली उन्होंने देखा कि कुछ जगह पे कमांड इकोनॉमीज चल रही है, लाइक सोवियत यूनियन, ठीक है। कमांड इकोनॉमीज मींस स्टेट इकोनॉमीज, जैसे सोवियत यूनियन, प्रेजेंट डे जो रशिया है, ठीक है। रशिया में कमांड इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी काम कर रही है। और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है उनमें ये बात बड़ी फैली हुई थी कि जो रशिया है वो बहुत फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है रशिया में। अब रशिया में स्टेट इकोनॉमी है और ऊपर से रशिया में ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही है। तो उससे इंडिया वालों ने क्या सोचा कि जो इकोनॉमी है उसमें स्टेट की इंटरवेंशन होना तो जरूरी है, बीच में गवर्नमेंट सेक्टर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो पहली सिचुएशन में देखा कि अगर स्टेट इकोनॉमी में नहीं आएगी तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जैसे पहले ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वॉर आ गया, तो उस टाइम पे अगर स्टेट की इंटरवेंशन होगी तो इकोनॉमी थोड़ा सर्वाइव कर पाएगी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सेकेंडली उन्होंने रशिया को देखा कि रशिया में तो ऑलरेडी स्टेट इकोनॉमीज है बट फिर भी रशिया अच्छे से ग्रो कर रहा है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो इन सब चीजों को इंडिया ने नोट किया और उस हिसाब से अपनी प्लान इकोनॉमी में चेंजेस करी। 1950-60s के टाइम पे फिर एक बहुत ही मतलब डोमिनेंट व्यू उस टाइम के जो पॉलिसी मेकर था वो क्या था कि वो फेवर कर रहे थे स्टेट का रोल इकोनॉमी में, ठीक है। अब उन्होंने ये सारी सिचुएशंस देखी तो इस हिसाब से पॉलिसी मेकर्स ने उस टाइम पे 50-60s के टाइम पे ये बात बोली कि इकोनॉमी में स्टेट का एक्टिव रोल होना भी जरूरी है। फिर तीसरा उस टाइम पे क्या हो रहा था, उन्होंने सोचा कि अगर इकोनॉमी में स्टेट का रोल होगा तो फिर उस केस में अगर मार्केट फेलियर की सिचुएशन आती है, मार्केट फेलियर की सिचुएशन के वो जो इकोनॉमी जो स्टेट है वो न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। अब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया क्यों था, क्योंकि यूएसए में मार्केट बिल्कुल ही फेल हो गई थी, डिमांड एकदम से कम हो गई थी, ठीक है, डिमांड एकदम से जीरो पे ही आ गई थी, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में स्टेट का रोल होगा तो मार्केट फेलियर की जो सिचुएशन है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है विद द रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी। और जो उस टाइम पे नई इंडिपेंडेंटली डेवलपिंग नेशंस थे, अब नए नए इंडिपेंडेंट मिली थी और डेवलपिंग नेशन थे, अपनी जो इकोनॉमी थी उसको डेवलप कर रहे थे, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उनकी भी यही चॉइस थी कि इकोनॉमी में स्टेट का रोल होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मकसद क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन मोटिव है वो ये है कि रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना, ठीक है, एक वेल डिफाइंड टाइम फ्रेम में रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना और प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, ठीक है। जैसे कि इंडिया ने बनाए थे 5 ईयर प्लान्स, तो उसमें एक वेल डिफाइंड टाइम फ्रेम दिया गया कि इन 5 सालों में हम ये वाले हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं इनकी हम डेवलपमेंट करेंगे। कितनी डेवलपमेंट करेंगे इवन के वो भी टारगेट्स इन्होंने सेट किए थे। तो जितनी भी इंडिपेंडेंट डेवलपिंग नेशंस थे वो इकोनॉमिक प्लानिंग को ही फेवर कर रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग का फायदा क्या है कि एक वेल डिफाइंड टाइम फ्रेम में हम प्रायोरिटाइज्ड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन सेट करते हैं कि हम इतने टाइम पीरियड में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि इंडिया के 5 इयर्स प्लान्स हो गए। अब जो इंडिया के लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने अब ये तो डिसाइड कर लिया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो प्लान्ड इकोनॉमी होएगी और इसमें जो मेजर रोल है वो स्टेट का रहेगा इकोनॉमी में। अब उनको ये बात क्लैरिफाई करना जरूरी था कि हमारी जो इकोनॉमी है प्लान्ड तो होएगी, साथ ही साथ उसको स्टेट इकोनॉमी बनाना है या मिक्स्ड इकोनॉमी बनाना है, ठीक है। स्टेट इकोनॉमी में तो स्टेट का रोल रहेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो स्टेट का रोल भी रहेगा और साथ में प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, क्योंकि जो प्लानिंग है, प्लानिंग सिर्फ स्टेट इकोनॉमी के केस में हो सकती है या मिक्स्ड इकोनॉमी के केस में हो सकती है। अगर आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चूज करते हो या फ्री मार्केट इकोनॉमी चूज करते हो तो इस केस में प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो प्राइवेट लोग है, ठीक है, वो प्लानिंग गवर्नमेंट की प्लानिंग के हिसाब से क्यों चलेंगे भाई? वो तो अपने हिसाब से चलेंगे ना, कैपिटलिस्ट जो, वो तो अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए उस टाइम पे इंडिया को ये बात क्लैरिफाई करना जरूरी था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी और
प्लान्ड इकोनॉमी रहेगी, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्लानिंग का प्रोसेस पॉसिबल था। अब जो प्लानिंग का आइडिया था इंडिया में, प्लानिंग का आइडिया आया कहाँ से था? इंडिया में जो प्लानिंग का आइडिया आया था वो आया था सोवियत प्लानिंग से, रशिया की प्लानिंग से, ठीक है। रशिया में उस टाइम पे कमांड इकोनॉमी थी, स्टेट इकोनॉमी थी। अब जो स्टेट इकोनॉमी तो इंडिया में पॉसिबल नहीं थी, क्यों? क्योंकि इंडिया जो था वो डेमोक्रेटिक इंडिया था। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो कमांड इकोनॉमी थी वो इंडिया में पॉसिबल नहीं थी। अब ना ही इंडिया के पास कोई उस टाइम पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेस थे कि इंडिया बिल्कुल ही कमांड इकोनॉमी बना दे। तो जो इंडिया जो था, इंडिया को अब मिक्स्ड इकोनॉमी बनना था, ठीक है। बट जो इंडिया ने अपना प्लानिंग किया था ना, वो सोवियत प्लानिंग से आइडिया लेकर ही करा था। तो इंडिया का जो मेन आइडिया था वो सोवियत यूनियन से आया था, प्लानिंग का जो मेन आइडिया था। अब इंडिया में जो प्लानिंग के पीछे जो डोमिनेंट फोर्स था, जो मतलब इंडिया में प्लानिंग का काम कर रहा था उस टाइम पे, कौन कर रहा था? वो हमारे नेहरू जी काम कर रहे थे। नेहरू जी प्लानिंग कर रहे थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद कैसी प्लानिंग करनी है। और जो नेहरू जी थे वो फेवर करते थे सोशलिस्टिक सेक्टर को, कि गवर्नमेंट का जो स्टेट का रोल है वो इकोनॉमी में ज्यादा होना चाहिए, ये नेहरू जी फेवर करते थे। और उन्होंने ये भी बोला कि इकोनॉमी में स्टेट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, क्योंकि जो नेहरू जी थे वो सोवियत यूनियन को ही उस टाइम पे देख रहे थे कि रशिया में अब स्टेट का रोल है तो वो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, तो इसलिए वो भी इसी चीज को फेवर कर रहे थे कि इकोनॉमी में स्टेट का रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस टाइम पे एक और एग्जांपल सामने आ रही थी मिक्स्ड इकोनॉमी की। अब जो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लिया था, अब हम सोवियत यूनियन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे थे, उनसे इंस्पायर होकर हम अपना जो प्लानिंग मॉडल था वो बना रहे थे। और बट हमारा जो प्लानिंग मॉडल था वो सोवियत यूनियन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम तो चल नहीं सकता था, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसीलिए इंडिया ने एक और एग्जाम्पल ली कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेटिक सिस्टम की। उस टाइम पे इंडिया ने एग्जाम्पल ली थी फ्रांस की। उस टाइम पे जो फ्रांस था 1947 में, फ्रांस में मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी। वैसे फ्रांस का मिक्स्ड इकोनॉमी का इतना ज़्यादा उस टाइम पे एक्सपीरियंस था नहीं। जो फ्रांस है उन्होंने भी जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था वो 1944-45 में ही अडॉप्ट किया था, बट स्टिल 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो फ्रांस के पास था ही। तो इसीलिए फिर जो इंडिया था, इंडिया ने फ्रांस का जो मॉडल था मिक्स्ड इकोनॉमी का उसको भी देखा, उसकी जो पॉलिसीज थी फ्रांस की उन सबको एक्सपीरियंस करा। तो उस हिसाब से जितना भी फ्रांस का एक्सपीरियंस था 2-3 साल का, उसके हिसाब से फिर इंडिया ने अपना जो प्लानिंग का मॉडल था वो बनाना शुरू किया। अब उस टाइम पे इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसके प्रोसेस को थोड़ा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत थी, थोड़ा तेज़ करने की ज़रूरत थी। अब क्योंकि इंडिया में क्या था, इंडिया ने सबसे पहले बनाया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में बनाया था 1951 में, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया ने बनाया था उसमें इंडिया ने स्टेट और मार्केट दोनों का रोल ही इक्वल रखा था, ठीक है। कि हमारी इकोनॉमी में स्टेट भी काम करेगी और मार्केट भी, ठीक है, फ्री मार्केट भी रहेगी, ठीक है, दोनों सेक्टर्स ही इक्वल रहेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में स्टेट तो होएगी, फ्री मार्केट भी होगी, कैपिटलिस्टिक सेक्टर भी आएगा ही आएगा। तो इसीलिए उस टाइम पे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी वो इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी लेकर आई थी और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही लेकर आई थी। 1950-60s तक तो जो भी वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स थे वो इस चीज़ को फेवर कर रहे थे कि इकोनॉमी में स्टेट का रोल होना जरूरी है। बट उसके बाद 1980s के आसपास आते आते और जो एक्सपर्ट थे उन्होंने देखा कि जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, वो पिछले कुछ डिकेड्स से 2-3 डिकेड से वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन सी? जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया। तो वो वाली जो कंट्रीज़ है वो काफ़ी अच्छे से मतलब परफॉर्म कर रही है, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो फिर वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर तो स्टेट का इतना ज़्यादा रोल भी नहीं है, स्टेट की इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन भी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सी इंटरवेंशन है स्टेट की। तो फिर उस टाइम पे एक्सपर्ट्स का जो व्यू था, व्यू पॉइंट फिर थोड़ा चेंज हो गया। अब एक्सपर्ट्स कैसे अपना व्यू देते हैं, वो तो वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज हैं उनको देखते हैं कि कौन कैसे परफॉर्म करती है, उस हिसाब से अपना व्यू पॉइंट रख देते हैं। अब पहले उनको लग रहा था कि जो स्टेट की जिन इकोनॉमीज में स्टेट की इंटरवेंशन है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लाइक रशिया हो गया, तो उस हिसाब से वो भी बोल रहे थे। फिर उन्होंने ईस्ट एशियन कंट्रीज देखी कि जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ रेट भी हो रही है
और वो फिर से रिवाइव भी हो रही है। जापान में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, एक बिल्कुल तबाह हो गया था जापान उस टाइम पे, बट कुछ ही 2-3 डिकेड्स में जापान ने फिर से रिवाइव कर लिया अपनी इकोनॉमी को, काफी अच्छी खासी वहां पे ग्रोथ भी हो रही है। तो वहां पे उन्होंने देखा स्टेट और मार्केट दोनों का ही रोल है इकोनॉमी में। तो फिर उनको लगा कि नहीं, मतलब स्टेट की इंटरवेंशन भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी होना चाहिए। तो इस तरह से जो उनके व्यू पॉइंट थे वो एक्सपर्ट्स के व्यू पॉइंट चेंज होते रहते हैं। बट जो वर्ल्ड बैंक था ना, वर्ल्ड बैंक ने 1993 में एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंडिया ने स्टेट इकोनॉमी को भी फेवर करा और मार्केट इकोनॉमी को भी फेवर करा, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही लेकर आया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को वर्ल्ड बैंक ने काफी अप्रिशिएट करा। तो इंडिया का जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट था उनको काफी अच्छा लगा, जो 1951 में इंडिया ने अडॉप्ट करा था। 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंडिया ने प्लानिंग करी थी, वो वाला मॉडल वर्ल्ड बैंक को भी अच्छा लगा था। बट 1950s के एंड तक, ठीक है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगा था। ठीक है, एक्सपर्ट्स को भी लगा, अब ईस्ट एशियन जो कंट्रीज थी, जापान वगैरह, ठीक है, तो वहां पर भी जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट था वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे ही आ गया था। बट सडनली मिड 1980s और 1990s में ये वाला जो कॉन्सेप्ट था फिर से रिवाइव करा, फिर से सामने देखने को मिला। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू हुआ 1990s के टाइम पे। इवन के इंडिया ने भी 1960s के बाद अपने काफी सारे सेक्टर्स जो थे वो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में लाने शुरू कर दिया, बैंक्स नेशनलाइज कर दिए, और भी बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट अपने अंडर ले आई थी। तो गवर्नमेंट 1960s के बाद अब बहुत सारे सेक्टर्स को अपने कंट्रोल के अंडर लाना शुरू कर दिया था। बट 1990s में सडनली इंडिया की भी हालात खराब हो गए, और भी, तो उस टाइम पे फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत थी, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस फिर शुरू हुआ, और 1991 में क्या आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। ठीक है, अब देखो दो टॉपिक्स ना बार बार आ रहे हैं, एक तो एलपीजी रिफॉर्म्स और एक ग्रेट डिप्रेशन 1929 का। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स पे भी बनाऊंगी और ग्रेट डिप्रेशन पे भी बनाऊंगी, 2-3 दिन में बना दूंगी, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं, बार बार मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक अलग से वीडियो बना के मैं उस पर ये टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। तो अब जो गवर्नमेंट थी 1990s में, गवर्नमेंट ने अपना जो प्लानिंग का प्रोसेस था उसको थोड़ा चेंज करा, प्लानिंग में थोड़े रिफॉर्म्स लेकर आई। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल था इंडियन इकोनॉमी में उसको उन्होंने अपना रीडिफाइन करा, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था इकोनॉमी में उसको भी थोड़ा चेंज करा। तो 90s के बाद जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, अपने जो प्लानिंग प्रोसेस था, प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन का जो फंक्शन है उसका प्रोसेस था उसको थोड़ा मॉडिफाई करा। तो जो इंडिया था वो फिर धीरे धीरे, इंडिया को क्या चाहिए थी, ग्रोथ चाहिए थी, डेवलपमेंट चाहिए थी, उसके लिए फिर रिफॉर्म आने तो जरूरी ही थे। तो फिर फाइनली 2015 में क्या हुआ, 15 में जो प्लानिंग कमीशन था, जो प्लानिंग कमीशन बॉडी थी, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। ठीक है, प्लानिंग कमीशन बॉडी खत्म कर दी, उसकी जगह पे आ गया नीति आयोग। जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाता था, और जो नीति आयोग है इसने 5 ईयर प्लान्स बनाने बंद कर दिया, अब ईयरली प्लान्स बनने शुरू हो गए। नीति आयोग एक न्यू इकोनॉमिक थिंक टैंक था, इसका भी काम तो वही है, प्लानिंग करना, इंडिया के लिए प्लानिंग का काम ही करता है। बट जो प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर्स के प्लान बनते थे वो प्लान बनने खत्म हो गए, क्योंकि अब देखो इंडिया के जो एक्सपर्ट्स थे, इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंडिया का एक्सपीरियंस देखा पिछले 60 ईयर्स में कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, कैसे हो रही है, प्लानिंग कैसे हो रही है, उस हिसाब से इंडिया ने अपने प्लानिंग प्रोसेस को चेंज करा और प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग ले आए। नीति आयोग में क्या होता है, नीति आयोग में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बॉटम्स अप अप्रोच, होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला आइडिया लेकर आए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेगी। ऐसे नहीं है कि स्टेट अपने लिए काम करेगी और सेंटर अलग अपना ही काम करेगी, ऐसा नहीं है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेगी। बॉटम्स अप अप्रोच को फॉलो करा कि जो हम डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वो नीचे से करेंगे, ग्राउंड लेवल से हम जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, मतलब कि हर एक सेक्टर की डेवलपमेंट होगी। ऐसे नहीं है कि एक ही सेक्टर को उठा लिया और उसी की डेवलपमेंट हो जा रही है, हर एक सेक्टर की, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हर एक सेक्टर की इक्वल ग्रोथ होगी। ठीक है, ये नीति आयोग के कुछ है पॉइंट्स नीति आयोग में दे रखे हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।
तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।